चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमें टीपी एक्ट स्टार्ट करना है। बेयर एक्ट ले लीजिए। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना था टीपी एक्ट का, जिसमें आपने जाना कि टीपी एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील विद करता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से। तो ट्रांसफर का मतलब क्या आपने जाना, कन्वे करना, फ्रॉम मूव करना प्रॉपर्टी को फ्रॉम वन टू अनदर। तो कन्वे किस किस तरीके से होता है, क्या मेथड्स है, ये एक्ट डील विद करता है। दूसरी बात, यहाँ कौन सा वर्ड है इसमें, प्रॉपर्टी, संपत्ति। तो संपत्ति का मतलब क्या होता है, टेंजिबल प्रॉपर्टी एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां। टेंजिबल जो दिखाई दे रही है, जिन्हें हम छू सकते हैं, फिजिकल। तो ये कौन सी हुई, मूवेबल भी होती है, इमूवेबल भी होती है। आपकी गाड़ी हो गई, आपका व्हीकल हो गया, आपकी बुक्स हैं, आपका मोबाइल है, ये सारी कौन सी है, टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टीज। और टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, आपका मकान हो गया, आपकी शॉप हो गई, आपकी फैक्ट्री हो गई, बिजनेस जो जहाँ आप प्रेमाइसेस पे कर रहे हैं, वो सारी चीजें किसमें आ रही है, अचल संपत्ति में। कौन संपत्ति हो गई, टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में लेकिन इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, अमूर्त संपत्तियां जिसे हम छू नहीं सकते, वो लेकिन हमारी संपत्ति में आ रही है फिजिकली, जिसे लेकिन हम टच नहीं कर सकते। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, अभी जैसे एक्शनेबल क्लेम्स हो गया, मेरा वाद करने का अधिकार है। प्रॉपर्टी में कई सारी चीजें, राइट्स भी आएंगी। जैसे मैंने कल आपको बताया था, किसी का किसी पद का अधिकार है, पोस्ट का अधिकार है, राइट टू फिशरी, राइट टू फेरी, किसी रास्ते पे जाने का अधिकार, मेंटेनेंस लेने का अधिकार, है ना। तो ये हमारे राइट्स क्या विजिबल है, नहीं। ये कौन सी चीज में, राइट्स भी प्रॉपर्टी होते हैं क्या, यस, राइट्स भी कई बार प्रॉपर्टी होते हैं। और इसके आगे आप चलेंगे तो इसके और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। हम इनिशियली क्या जान रहे हैं, इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज, अमूर्त संपत्तियां, जैसे कॉपीराइट, जैसे पेटेंट। अभी आप जो क्लास ले रहे हैं, है ना, तो ये ऑनलाइन क्लास, ये भी किस में आ गई, आप अपने जो क्लास ले रहे हैं, आपका राइट है, इस क्लास को आप ले सकते हैं। तो ये आपके इस अधिकार को हम क्या कहेंगे, ये टेंजिबल है, ये इनटेंजिबल है ना। आप कहेंगे मोबाइल या कंप्यूटर को छू सकते हैं, ऐसा नहीं। आपके इस राइट, ये जो राइट है आपका, इस राइट, ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो राइट्स भी कई बार क्या होते हैं, प्रॉपर्टी में आते हैं। तो प्रॉपर्टी कौन कौन से प्रकार की होती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल और मूवेबल, इमूवेबल, इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में आपको ये एक्ट बताता है। इस एक्ट को पढ़ने के साथ साथ थोड़ा बहुत जूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट जो है, ओनरशिप का, वो भी देखने को मिलता है। ऑल्दो हमें बहुत ज्यादा जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन हमें उसका भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनरशिप एट देयर। स्वामित्व किसे कहते हैं, यहाँ पे काम आने वाला है ना। ओनरशिप, बंडल ऑफ राइट्स, मतलब इसका कंसेप्ट जो शुरू हुआ था ओनरशिप का, स्वामित्व का, जूरिस्प्रूडेंस में, वो हुआ था रोमन लॉ से। जिसका मतलब क्या होता है कि इफ यू हैव अ राइट टू यूज द प्रॉपर्टी, यू हैव अ राइट कि आप उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी का पोजेशन करते हैं। यू हैव बंडल ऑफ राइट्स रिगार्डिंग दैट प्रॉपर्टी, सो यू आर कॉल्ड द ओनरशिप। ओनरशिप आपके पास है ना। तो अभी यहाँ जब आप टीपी एक्ट पढ़ने वाले हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो बारीकियां हैं उसमें देखना पड़ेगा। मैं किसी प्रॉपर्टी की ओनर हूँ, लेकिन मेरे पास तो संपत्ति नहीं है, मैंने वो प्रॉपर्टी आपको लीज पे दे दी। लीज पे देने का मतलब क्या हुआ, मैंने उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी आपको देना पड़ेगा, तभी तो आप यूज करोगे उस प्रॉपर्टी का। तो आपके पास प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट दे दिया मैंने, आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन भी दे दिया मैंने। अब मैं उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ। लीज का टाइम पीरियड जब तक ओवर नहीं हो जाता, वो प्रॉपर्टी मेरे पास रिवर्ट बैक नहीं है कि मैं उसे ट्रांसफर करूँ। तो मैं अगर ओनर हूँ तो मेरे पास क्या राइट्स रिमेनिंग रह गए हैं, फिर भी मेरे पास कुछ राइट्स रिमेनिंग रह गए हैं। टाइटल क्योंकि मेरे पास है, ओनर के पास है। तो ये कुछ बारीकियों को ध्यान से हमें समझना है इस एक्ट के अंदर, तभी प्रॉपर्टी का मतलब हमें डेप्थ में आएगा। वैसे सब्जेक्ट कोई टिपिकल नहीं है, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको परेशान नहीं करेगा। कल की चीजों को आपने
दिमाग में रखना है कि ये एक्ट हमें जो ट्रांसफर्स बताएगा वो बताएगा इंटर वाइवर्स, यानी क्या होता है इसका मतलब बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। ट्रांसफर्स बहुत तरीके के होते हैं, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज भी होते हैं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी होते हैं, विधि के द्वारा भी कई ट्रांसफर्स होते हैं, हमारा हाथ नहीं है उसमें, है ना। जैसे सक्सेशन के अकॉर्डिंग उत्तराधिकार में संपत्ति आ गई आपके पास, ओके, या फिर बाय कोर्ट की डिग्री के द्वारा आ गई। इंसॉल्वेंसी लॉ में एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट हुआ है, अब उसकी प्रॉपर्टी को डिसबर्स किया गया, क्रेडिटर्स के पास वो हैंडओवर हो गई है, तो ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांजैक्शंस को ये टीपी एक्ट मना कर देगा। सॉरी, इसके लिए आप किसी दूसरे अधिनियम को देखिए। बाय एक्ट ऑफ पार्टी को देखिएगा, उसमें भी कौन से, बाय एक्ट ऑफ पार्टी में भी जो बिल वाले ट्रांजैक्शंस हैं उनको, यानी टेस्टामेंट्री ट्रांजैक्शंस को ये डील विद नहीं करता, क्योंकि उसमें ट्रांसफर जो होता है वो डिसीज्ड होता है, वो जीवित व्यक्ति नहीं होता, और मरे हुए आदमी से जीवित को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है फ्रॉम डिसीज्ड टू अलाइव। जबकि टीपीएफ कौन सी ट्रांजैक्शंस की बात करेगा, केवल इंटर वाइवर्स बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स, दो जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण की बात करेगा। हमने कल इस एक्ट का जो परफॉर्मा था, स्कीम था, वो देखा था। आपने देखा कि सेक्शन 1 to 4 जो चैप्टर नंबर 1 है वो इसका प्रारंभिक प्रिलिमिनरी पार्ट बताएगा कि इस एक्ट का शक्ल क्या है, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई। इसके अलावा सेक्शन जो चैप्टर 2 है वो 5 से लेके 53A तक है, जिसमें आपको जनरल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों से संबंधित। इसके बाद के जो चैप्टर है 3 to 8 ये स्पेसिफिक ट्रांसफर्स है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेशली, और कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी है, जिसमें आप पढ़ेंगे सेल के बारे में, मॉर्गेज के बारे में, लीज के बारे में, गिफ्ट के बारे में, एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में, है ना। ये सारी ट्रांजैक्शंस आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 से 8। अब आज इसको हमें एक्ट को स्टार्ट करना है, तो बेयर एक्ट लीजिए सबसे पहले। बेयर एक्ट में आप देखिए क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एक्ट नंबर 4। ये एक्ट नंबर 4 का मतलब स्टूडेंट्स बताएंगे क्लास में। शीला आप मुझे बताएंगी ये ब्रैकेट में जो एक्ट नंबर 4 लिखा है उसका मतलब क्या है। मैम 1882 ईयर के अंदर जो सीरियल नंबर था, मतलब जो नंबर था एक्ट का, वो है ये। लाइक उस ईयर में कितने इनैक्टमेंट्स आए थे उसके अकॉर्डिंग ये 4th नंबर पे था, तो that is 1882 में जितने भी अधिनियम पारित हुए थे उसमें से ये चौथे नंबर का अधिनियम था। इससे पहले 3 एक्ट और पारित हो चुके थे। ये राइट हैंड साइड जो 17 फरवरी 1882 है, ये कौन सी तारीख है, ये कौन सी डेट लिखी है हर्ष, आप बताइए। गवर्नर जनरल। हाँ जी, मैम असेंट डेट ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का असेंट डेट। उस समय कौन था जो पारित करता था। अभी तो आपके जो लॉज हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के असेंट होती है, सेंट्रल लॉ है, अगर कोई पूरे देश पे लागू होना है तो राष्ट्रपति की अनुमति कहाँ लगेगी, अदरवाइज राज्य के कानून को गवर्नर पास करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये डेट ऑफ असेंट किसकी है, 1882 में तो अपन ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। मैम गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी उस समय पे, जो सारे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को डील विद करते थे, कानून वही पास करने की अधिकारिता रखते थे। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है उन्होंने यहाँ पर असेंट दिया 17 फरवरी 1882 को, है ना, इस कानून के लिए। अब देखिए इसकी प्रीएम्बल क्या कहती है, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये अधिनियम है किस बात के लिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कानून को संशोधित करने के लिए, अमेंड करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले कुछ था, हमने कल चर्चा की थी इस बात पे कि प्रीवियसली पर्सनल लॉस थे, इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस था, कॉन्ट्रैक्ट भी आ चुका था, और व्यक्तिगत विधियों और इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस और कुछ ऑर्डिनेंसेस थे जिनके द्वारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स को डील विद किया जाता था। अभी शेड्यूल में पढ़ेंगे आप, कुछ चीजें आपको शेड्यूल में भी देखने को मिलेंगी यहाँ।
बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ये कौन से तरीके के ट्रांसफर्स की बात कर रहा है? जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ट्रांसफर किए जाते हैं उनसे रिलेटेड कानून की बात कर रहा है। क्लियर? यानी ये कैसा हो गया? बहुत वाइडर नहीं है, मतलब ये कोड नहीं है, ये एग्जॉस्टिव या परिपूर्ण विधि नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे से प्रकार से एक विषय को बात कर रहा है, हर प्रकार के ट्रांसफर्स को ये डील विद नहीं कर रहा है। फिर प्रीएम्बल क्या कहता है? Whereas it is expedient to define and amend certain parts of law relating to the transfer of property by act of parties. ये कह रहा है कि ये कानून जो है वो क्या कर रहा है? डिफाइन करता है, अमेंड करता है उस कानून को जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कानून है, उस कानून को संशोधित करता है और डिफाइन करता है उसके कुछ भाग को जो पक्षकारों के द्वारा किए गए हैं। It is hereby enacted as follows. इसे निम्न प्रकार से अधिनियम में किया गया। तो देखिए अब क्या कहता है ये? प्रीएम्बल को कब देखा जाता है? जब, वैसे प्रीएम्बल जो है उसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता आपके इस अधिनियम में, वो उसका टाइटल बता रहा है, आपको बता रहा है लॉन्ग टाइटल की इस विधि का विषय क्या है, टाइटल क्या है। जब कभी भी कोई एम्बिग्विटी हो जाती है, इंटरप्रिटेशन का रूल बता रही हूँ आपको कि प्रीएम्बल को हमें कब देखना हो। अगर एक्ट का जो लैंग्वेज है वो प्लेन है, सर्टेन है, डेफिनेट है, देयर इज नो एम्बिग्विटी, तो हमें प्रीएम्बल को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके जो प्रावधान है, उसके जो प्रोविजंस हैं, वही सारी चीजें क्लियर करती है। लेकिन अगर कहीं एक्ट की किसी बात से हमें परेशानी होती है, एम्बिग्विटी बता रहा है, अस्पष्टता बता रहा है, देन वी हैव टू डू विद प्रीएम्बल, है ना? प्रीएम्बल का रूल यहाँ है। अब देखिए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, प्रिलिमिनरी पार्ट। सबसे पहला चैप्टर और उसका प्रिलिमिनरी पार्ट, ये आपको क्या बता रहा है? सेक्शन 1 ये हमें क्या बताता है? शॉर्ट टाइटल। लॉन्ग टाइटल तो किसमें बताया जाता है? प्रीएम्बल। और शॉर्ट टाइटल क्या है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इस एक्ट का नाम बता दिया। कमेंसमेंट बताया, कब लागू होगा? It shall come into force on the first day of July 1882. 1 जुलाई 1882 को ये अधिनियम लागू होगा, है ना? क्या बता दिया इसने? डेट ऑफ एनफोर्समेंट बताया। इससे पहले 17 फरवरी था डेट ऑफ असेंट, और 1 जुलाई 1882 क्या बता दिया? डेट ऑफ कमेंसमेंट। जैसा कि हमें पता है सेक्शन 1 हमें क्या बताता है? कहाँ लागू होगा, इस एक्ट का नाम क्या है, इसका विस्तार क्या है, इन चीजों के बारे में। तो देखिए अब इसका कमेंसमेंट और शॉर्ट टाइटल के बाद अब अगली बात क्या आ रही है यहाँ पे? इसका कमेंसमेंट, इसको लागू कहाँ किया गया? It extends in the first instance to the whole of India. कहाँ पे लागू है ये? क्योंकि 1882 की बात हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भारत का विभाजन उस समय नहीं हुआ था, उस समय जम्मू कश्मीर का अलग स्टेटस वाली बात तो थी नहीं, है ना? ये कब की बात है? 1882। तो जितने भी कानून लागू भारत में अभी भी वही पोजीशन है, लेकिन अपन इसको देखेंगे कहाँ ये लागू है, कहाँ ये लागू नहीं। तो इसने कहा ये पहली बार में जब इसको सबसे पहले लागू किया गया तो कहाँ लागू किया गया? पूरे भारत में। लेकिन किसको छोड़ दिया गया? एक्सेप्ट द टेरिटरीज व्हिच इमीडिएटली बिफोर the 1st November 1956 were comprised in Part B states. इसने कहा कहाँ लागू नहीं होगा? पार्ट बी जो स्टेट्स हैं ऊपर ये लागू होगा। 1 नवंबर 1956 से पहले पार्ट बी स्टेट्स जो कि अपनी लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है उस पर ये लागू नहीं होगा। ये प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, उस समय में, तो उनकी लिस्ट अलग से बना दी गई थी ब्रिटिशर्स का, जिन पर की आधिपत्य है, उनका एक अलग से लिस्ट बना दिया गया, पार्ट बी स्टेट्स नाम में दिया गया। इसके बाद उनपे ये अधिनियम 1 जुलाई 82 को लागू नहीं होगा। और क्या कहा? और इन द स्टेट्स ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली। और इसने कहा कहाँ लागू नहीं होगा? बॉम्बे में नहीं होगा साहब, और कहाँ नहीं होगा? पंजाब में नहीं होगा, और कहाँ नहीं होगा? दिल्ली में नहीं होगा। इन 3 जगह पे ये लागू नहीं होगा। But this act or any part thereof may by notification in the official gazette
be extended to the whole or any part of the said states by the state governments concerned. प्रोवाइजो क्या कह दिया इसने? इसने प्रोवाइजो दे दिया यहाँ पे, इसने कहा भी यहाँ लागू होता है, यहाँ लागू, लेकिन ये प्रोवाइजो में इसने कहा कि नहीं लागू नहीं होगा। ये कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इन जगहों की, इन स्टेट्स की कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे कि भाई मैं तो अपने राज्य में इस कानून को लागू करना चाहता हूँ, मुंबई वाले कहते हैं, बॉम्बे कहेंगे, अगर बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली या पार्ट बी स्टेट्स में कोई स्टेट वाले कहते हैं कि हमें तो इस कानून को अपने राज्य में भी लागू करना है, तो कर लो भाई, उसकी मनाही नहीं कर रहा, एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं कह रहा कि नहीं साहब आपके यहाँ तो लागू नहीं होगा। इनको क्या करना पड़ेगा? दिल्ली लागू करना चाहता है तो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देके ये अपने क्षेत्र में या तो पूरे स्टेट में या उसके किसी भाग में इस एक्ट को लागू कर सकते थे। क्या समझ आया हमें? हमें समझ आया सेक्शन 1 में कि इन्होंने कहा 1 जुलाई 1882 को सबसे पहले जब इसको लागू किया पूरे भारत में कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कहाँ लागू नहीं होगा? पार्ट बी स्टेट्स में लागू नहीं होगा, बॉम्बे, पंजाब और दिल्ली में लागू नहीं होगा। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा भी परेशान मत हो, आप अगर लागू करना चाहते हो, आप अगर अपने स्टेट में एनफोर्स करना चाहते हो तो कर लो। आपके लिए रास्ता ये है कि ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकालना है आपको, आपको ये कहना है कि भाई हम अपने स्टेट में, पूरे स्टेट में या तो टीपीएफ लागू कर रहे हैं या हम आधे स्टेट में कर रहे हैं, हम किसी भाग में इस एक्ट को लागू कर रहे हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी दे दी। And any state government may from time to time by notification in the official gazette exempt either retrospectively or prospectively any part of the territories administered by such state government from all or any of the following provisions namely. अब ये इसमें एक बात और कह दी, तीसरी बात देखते हैं, दो बातें समझ आ गई। अब तीसरी बात का जो झगड़ा है वो कौन सी सेक्शंस का है? सेक्शन 54 का है, सेक्शन 54 पैरा 2 and 3, 59 का है, 107 और 123। ये सेक्शन से रिलेटेड जो है वो परेशानी आई, इनके बारे में विशेष बात कही गई। क्या कही? पहले तो ये सेक्शन है क्या? 54 सेल से रिलेटेड है, विक्रय। 59 मॉर्गेज से रिलेटेड है, बंधक से। 107 है लीज से रिलेटेड और 123 गिफ्ट से रिलेटेड है और उनका रजिस्ट्रेशन करवाने से संबंधित है। रजिस्ट्रेशन एक्ट भी यहाँ पे बीच में आड़े आ रहा है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन एक्ट उस समय पे कोई बात थी कि सीटीपी का किया कि सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अनुसार ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इन सेक्शंस के लिए ये छूट दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अगर चाहें तो इन पर्टिकुलर प्रोविजंस को अपने एरिया में लागू करे या ना करे। ये किसकी बात हो रही है? जब हमने कहा पूरे भारत पे लागू होगा, इसका मतलब सपोज राजस्थान इस लिस्ट में नहीं, राजस्थान, बिहार, गुजरात, इनके ऊपर कौन सा लागू था? पूरे भारत पे टीपी एक्ट लागू था, लेकिन उन पर भी ये कह दिया कि ये तो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं, इनके बारे में आपको छूट है, या तो पूरे स्टेट में आप इनको लागू कर भी सकते हो, आप हटा भी सकते हो, क्योंकि ये किससे संबंधित थे? रजिस्ट्रेशन से संबंधित थे। और रजिस्ट्रेशन के बारे में उन स्टेट्स को ये एग्जम्पशन दिया गया था कि आप चाहे तो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन करके लागू कर सकते हो, नहीं तो छूट भी आप दे सकते हो। तो इन प्रावधानों के बारे में क्या कर दी गई? छूट दे दी गई। फिर आगे एक और बात कह दी, notwithstanding anything in the following part of this section। notwithstanding का मतलब क्या है? हम बहरे हो गए, हम नहीं सुन रहे, हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, चिकने घड़े, ठीक है। फिर चौथी बात क्या कह रहे हैं? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ऊपर आपने जो कुछ भी कहा हम नहीं सुन रहे, हम पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। किस पे नहीं पड़ रहा? सेक्शन 54, 59, 107, 123 shall not extend or to be extended to any district or tract of country for the time being excluded from the operation of Indian Registration Act under the power conferred by the first section of that act or otherwise।
इसने कहा कि भैया रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर अगर उसने भी क्या कर रखा था, छूट दे रखी थी। पार्ट 1 के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 1 में कह रखा था कि आपको ये छूट मिली हुई। तो उसने कहा अगर किसी स्टेट पे रजिस्ट्रेशन एक्ट ही लागू नहीं है, सपोज राजस्थान में एक्ट ही लागू नहीं हो रहा, हमने अभी लागू ही नहीं किया रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो फिर इन सबकी कहानी का भी कोई मतलब नहीं रहा, तो उसका कोई प्रभाव हम पे नहीं पड़ना, क्योंकि हम तो रजिस्ट्रेशन एक्ट को पूरा ही लागू कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या कर रखी है, छूट दे रखी थी। अब आप वापस से देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, वापस देखिए। सबसे पहले इसने क्या कहा था, 1 जुलाई 1882 को ये कानून कहाँ लागू हो रहा है, ये भारत में लागू हो रहा है। कहाँ लागू नहीं हो रहा है, पार्ट 20 स्टेट्स में, बॉम्बे में, पंजाब में और दिल्ली में लागू नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने कहा प्रोवाइजो में कि हम क्या कर सकते हैं, वहां की राज्य सरकारें, इन जगहों की राज्य सरकारें चाहे तो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा इन प्रावधानों को यानी टीपी एक्ट की प्रोविजंस को पूरी तरह से या किसी भाग पर या कुछ प्रावधानों को लागू करवा सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने कहा कि ये प्रोविजंस के बारे में एग्जम्पशंस है, ये भी स्टेट के पास ही पावर है कि आप चाहें तो इनसे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस भी थे, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी दी गई थी एग्जम्पशंस की, या तो पूरे स्टेट में या किसी भाग में। और साथ में ये कह दिया गया कि जहां पे रजिस्ट्रेशन एक्ट अभी लागू ही नहीं हो रहा, वहां प्रभाव